बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पीटीआई के जलसा कामयाब होगा या नाकाम, इसका हमसे ज़्यादा अंदाज़ा खुद पीटीआई वालों को है और इसीलिए उन्होंने पेशगी गुल गुपाड़ा शुरू कर दिया है। और इस गुल गुपाड़े की कुछ दिलचस्प तफसीलात हैं और ये भी कि पंजाब के एमएनए और एमपीएस इस जलसे से लाताल्लुक़ क्यों हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पीटीआई के लिए और शायद हमारे लिए ये बात इतनी हैरतनाक ना हो, लेकिन पीटीआई के लिए ये बहरहाल परेशानी की बात है। और नैब ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पीटीआई को कुछ खुशफहमियाँ लाहक हो गई हैं, उनकी हकीकत क्या है। और फिर मसला कोर्ट मार्शल का। अंसार अब्बासी साहब ने जंग और दी न्यूज़ में एक रिपोर्ट अस्करी ज़राए के हवाले से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अस्करी ज़राए नहीं लिखा बल्कि सरकारी ज़राए लिखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये ख़बर के मतन से भी ये ज़ाहिर हो जाता है कि ये अस्करी ज़राए हैं, सरकारी ज़राए नहीं हैं। उनके हवाले से कुछ डाटा दिया है और फिर ये एक सवाल के जवाब में, यानी ये सवाल अब्बासी साहब ने किया होगा, उसके जवाब में अस्करी ज़राए ने क्या कहा और क्यों कहा उसका भी ज़िक्र होगा। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि संगजानी के मुकाम पर कल पीटीआई जलसा कर रही है और उससे ये रिपोर्टें मिली हैं कि पंजाब से लोग नहीं आ रहे और इनके अपने ज़राए और इनके अपने मीडिया पर्सनस ये कह रहे हैं कि 75% से ज़्यादा अरकान असम्बली पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले, जिनमें एमएनएज़ भी हैं और एमपीएज़ भी हैं, दोनों के 75% से ज़्यादा अरकान असम्बली इस जलसे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। और मैं आपको बताऊं कि ये तादाद 75% नहीं है, 75% से बहुत ज़्यादा है और ये लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। और वजह ये बताई गई है पीटीआई के ज़राए के मुताबिक कि ये लोग कह रहे हैं कि इन्हिसार जो है वो केपी पर है। तमाम लोग पीटीआई के हामी, वर्कर, कारकुन, जलसा सुनने वाले पख्तूनख्वा से आ जाएंगे, इसलिए हमें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, ये इन लोगों का कहना है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है और उस हकीकत का पता इनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है। इमरान खान ने जब भी इन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को बुलाया, ये नहीं गए और इमरान खान को कम से कम 6 मरतबा, बल्कि इससे भी ज़्यादा मरतबा ये रिपोर्ट दी गई है कि अरकान असम्बली पार्टी क़यादत की तरफ से दी गई हदायत को नज़रअंदाज करते हैं, उससे अहमियत ही नहीं देते। इन्हें बुलाया जाता है तो ये आते नहीं हैं, इनसे कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं तो ये देते नहीं हैं। अब हालिया जलसे में भी यही हुआ कि इन तमाम लोगों से कहा गया कि आप हमें फ़लाँ तारीख़ तक लिख कर व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी दूसरे ज़रिए से लिख कर ये बताएं कि आप कितने आदमी लेकर जलसागाह में पहुंच सकते हैं। कम से कम आपको 1000 आदमी लाना चाहिए और अगर आप ज़्यादा लेकर आते हैं तो वो तादाद बताइए, यानी कोई एमएनए लिख दे कि हाँ जी मैं तो 2000 लेकर आऊँगा या मैं 3000 लेकर आऊँगा। लेकिन किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया कि मैं कितने लोग लेकर आऊँगा। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, पख्तूनख्वा में भी बहुत कम लोगों ने ये जवाब दिया है कि हम इतने लोग लेकर आएंगे। वहाँ गंडापुर ने और पीटीआई की मुकामी सूबाई क़यादत ने ये ज़िम्मेदारी जनरलाइज़ कर दी थी। जनरलाइज़ से मुराद ये है कि हर एमपीए 1000 अफराद लेकर आएगा, यानी एक एमएनए और उसके नीचे 2 एमपीए, ये तीनों मिलकर 2000 आदमी, फ़ी हल्का 2000 आदमी पख्तूनख्वा से लोग लेकर आएंगे। अच्छा, ये तादाद जो इनका एस्टिमेट इनका बना है पख्तूनख्वा में, वो बहुत कम बनता है। यानी वहाँ से जो अंदाज़े लगाए गए हैं कि कितने लोग आएंगे, तो वो 5-6 हज़ार से ज़्यादा की तादाद नहीं बनती। और पंजाब से लोग नहीं आ रहे, यानी जिसको कहते हैं ना कि बिलउमूम नहीं आ रहे, वैसे आएंगे। ज़ाहिर है कुछ न कुछ लोग इस्लामाबाद से निकलेंगे, कुछ पिंडी से निकलेंगे और कुछ दूसरे जो मुहल्का इलाके हैं पंजाब के, अटक वगैरह से, वहाँ से लोग निकलेंगे। लेकिन ये इतनी कम तादाद होगी और बाकी पंजाब से तो बिल्कुल सिफर किस्म की रिपोर्ट है। यानी ये जो खुफिया रिपोर्टें आई हैं वो ये पता चला है कि लाहौर से कोई 50 अफराद का काफ़िला अभी तक तैयार हो सका है। तो पीटीआई को इन सारी चीज़ों का पता है। चुनांचे कल रात से 2 किस्म के प्रोपेगंडे शुरू हो गए हैं। एक प्रोपेगंडा ये शुरू हुआ है कि पूरे पंजाब में पकड़ धकड़ जारी है, लिस्टें बन गई हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं और अंधाधुंध लोगों को उठाया जा रहा है।
इस खबर में ज़रा भी सदाकत नहीं है। कहीं से भी किसी भी तरफ से ऐसी कोई खबर किसी मीडिया ग्रुप ने नहीं दी कि पकड़ धकड़ हो रही है। हो सकता है किसी जगह पर पीटीआई के किसी लीडर को, किसी मुकामी लीडर को, मुकामी कारकुन को किसी और मुकदमे में उठाया गया हो, तो ये तादाद 2, 4, 5 से ज़्यादा नहीं है पूरे सूबे में। और ये रूटीन का मसला है कि आए दिन कोई ना कोई पीटीआई का वर्कर गिरफ़्तार भी होता है, फिर उसकी ज़मानत भी हो जाती है। इसका इस जलसे ये तल्लक तोड़ने की अहमकाना कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये प्रोपेगेंडा है कि अंधाधुंध गिरफ़्तारियाँ, हालांकि अंधाधुंध गिरफ़्तारियाँ जब होती हैं तो मीडिया में खबर छपे ना छपे सबको पता चल जाता है। और वैसे ये होता भी नहीं है कि अंधाधुंध गिरफ़्तारियाँ हों और मीडिया में ख़बर ना आए। टीवी पर ख़बर चलती है, अखबारात में ख़बर छपती है, चाहे वो इतनी नुमायाँ ना हो तब भी ख़बर बहरहाल छपती है। ख़बर का ब्लैक आउट, इस तरह की अंधाधुंध गिरफ़्तारियों की ख़बर का ब्लैक आउट कभी नहीं होता, कोई अखबार नहीं करता। छोटी ख़बर दे देते हैं, सुर्खी में ज़्यादा सनसनी नहीं होती। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अंधाधुंध गिरफ़्तारियाँ हो रही हों और टीवी और मीडिया, प्रिंट मीडिया में इसका मुकम्मल ब्लैक आउट हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मार्शल लॉ दौर में भी नहीं होता। मार्शल लॉ में भी जब गिरफ़्तारियाँ होती हैं तो ख़बर छप जाती है, चाहे उसकी सुर्खी ये हो कि समाज दुश्मन जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन, 100 अफराद पकड़े गए, इस तरह की खबर चाहे सुर्खी हो, खबर मार्शल लॉ दौर में भी गिरफ़्तारियों की छप जाती है। ये पीटीआई वाले दरअसल अपने ही लोगों को या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं या जलसे की बज़ाहिर, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जलसे की नाकामी का पेशगी वावेला किया जा रहा है। दूसरा वावेला ये किया जा रहा है कि जनाब इन्होंने तो जीटी रोड बंद कर दी है और जब जीटी रोड बंद होगी तो लोग कैसे आएंगे। ये भी एक बहाना है कि जलसे में लोग नहीं आएंगे, तो उसका एक पेशगी सबब जो है वो लोगों को बता दिया जाए। और है ये भी झूठ, इसलिए झूठ है कि हुकूमत ने जो इजाज़त दी है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी लोग आएंगे सब मोटरवे से आएंगे। मोटरवे से आना ज़्यादा आसान है, बजाय ये कि लाहौर से काफ़िला निकले, वो जीटी रोड पर सफ़र करता हुआ ज़्यादा टाइम में वहाँ पहुँचे। मोटरवे में वो जल्दी पहुँच जाएगा। हुकूमत ने मोटरवे का रास्ता दिया और जीटी रोड की इजाज़त इसलिए नहीं दी कि वहाँ ज़ाहिर है जीटी रोड पे शहरों और कस्बों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मोटरवे के ऊपर तो कोई शहर पड़ता ही नहीं है। मोटरवे जहाँ जहाँ से भी गुज़रती है वो शहर से हटकर गुज़रती है, वहाँ से फिर वो एक रास्ता अलग से बनाया जाता है उस शहर तक पहुँचने के लिए। जबकि जीटी रोड तो शहरों और कस्बों से भरा हुआ है, तो वहाँ से जलसे, जुलूस, इज्तिमा लोग गुज़रेंगे तो कहीं ना कहीं बदअमनी का वाक़या होगा। हो सकता है नहीं होगा का मैंने इसलिए कहा कि इनके अंदर जो एक साजिशी टोला मौजूद है जो ये चाहता है कि गड़बड़ करे। और इस तरह की बड़े ज़िम्मेदार किस्म की इतलात इनको मिली है हुकूमत को, एजेंसियों को, कि पख्तूनख्वा से जो काफ़िला आएगा वो पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। ये नहीं कि वो 5-6 हज़ार का जुलूस जो है वो सारे का सारा गड़बड़ करेगा। उनमें से कुछ लोग जो गंडापुर के ख़ास आदमी हैं, जो शेर मरवत के ख़ास आदमी हैं, या इसी तरह के कुछ और फसादी लीडरों के कुछ ख़ास आदमी हैं, उन्होंने कुछ न कुछ फसाद बर्पा करने की कोशिश करनी है। और इस सूरत में पीटीआई वालों को ये इंतबाह सरकारी ज़राए की तरफ से कर दिया गया है कि इस मरतबा बहुत सख्त कार्रवाई होगी अगर किसी ने गड़बड़ की, और वो कार्रवाई जो होगी वो आपके अंदाज़ों और तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा सख्त होगी। और इसका मतलब पीटीआई वाले समझ भी गए हैं। तो मजमूई तौर पर इनके लिए सूरत हाल तशवीशनाक है। जबकि इमरान ख़ान ने जेल से इनको हिदायत की है, बड़ी दिलचस्प है, आपको भी हंसी आ जाएगी, बल्कि आप मेरे ख्याल में इसकी ज़हनी कैफियत पर हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने, इमरान ख़ान ने जो पार्टी की क़यादत को जो हुक्म दिया है वो ये है कि 8 सितंबर का जलसा वो 2012 में होने वाले मीनार पाकिस्तान के जलसे जितना बड़ा होना चाहिए, तब ही मैं बाहर आ सकूँगा। यानी इमरान ख़ान ने ख़ुद ही बता दिया है कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। मीनार पाकिस्तान पर लाखों अफराद थे, 2 लाख से लेकर 3 लाख तक तादाद बताई जाती है, लेकिन वो दौर और था और उसमें 1.5 लाख अफराद तो जनरल पाशा लेकर आया था, उसने बंदोबस्त किया था। 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद वो लेकर आया था। और अगर जलसे को 2 लाख का मान लिया जाए तो उसका मतलब है कि बाकी जलसे में 50,000 लोग थे। अगर जनरल पाशा ना होता तो ये 50,000 का जलसा था, और 50,000 का जलसा भी बहुत बड़ा जलसा होता है, ये कोई छोटा जलसा नहीं होता।
वैसे मीनार पाकिस्तान पर जो सबसे बड़ा जलसा आज तक हुआ है वो था बेनज़ीर शहीद जब जिला वतनी ख़त्म करके पहली मरतबा पाकिस्तान आई थी 1988 में, तो मीनार पाकिस्तान पर इनका जलसा हुआ था। एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक उनका इस्तकबाल हुआ था और उस जलसे के बारे में अंदाज़ा ये है कि 8 से 10 लाख, ये पीपल्स पार्टी के ज़राए का अंदाज़ा है कि 8 से 10 लाख लोग शरीक थे। जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो भी कहते हैं कि 5-6 लाख से अफराद ज़्यादा थे, यानी शुरका की तादाद 5-6 लाख से ज़्यादा थी और 5-6 लाख और 8 लाख में यानी गिनती में कोई बहुत ज़्यादा तफावत नहीं है। यानी ऐसा तफावत नहीं है कि एक पार्टी दावा कर रही हो कि जनाब 1 लाख का जलसा है और आज़ाद ज़राए कह रहे हो कि जनाब 10 या 15 हज़ार का जलसा है। इतना बड़ा फ़र्क नहीं था 5-6 लाख में और 8-10 लाख में। तो इमरान खान का जलसा बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इससे भी बड़ा जलसा ताहरुल कादरी मीनार पाकिस्तान पर कर चुके हैं। तो क्या ताहरुल कादरी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासतदान है? ज़ाहिर है कि नहीं है। खैर ये अलग बहस है, हम इस तरफ नहीं जाते। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान वो जलसा ढूंढ रहा है जो 2012 में उसने किया था। वो बहारें गई, वो लोग गए, क्या वो शेर है कि कदह बशकस्त साकिना नमात, यानी वो शराब खाना रहा, ना शराब का प्याला रहा, ना वो साकी रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो अब वो पूरी रूठी बहारें ढूंढते हैं, वो जलसा कहाँ से होगा। तो खैर कल अब दूर नहीं है, तो उसके बाद कल पता चल जाएगा कि कितने पानी में है और हुकूमत ने कितना रोका और कितनी नाकामी खुद इनकी अपनी थी। और वैसे जो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ था, तो आपने देखा इन्होंने एक कॉल दी थी कि जलसा रोक दिया गया है, तो आप लोग जहाँ जहाँ है वहाँ एहतजाज करें। तो आपने देखा कहाँ कहाँ एहतजाज हुआ, कहीं भी एहतजाज नहीं हुआ। एहतजाज तो क्या, कहीं बंदे नज़र नहीं आए पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर बंदे नज़र नहीं आए कि हमारा जलसा मनसूख हो गया। हम नारे लगाते हैं, चलो हज़ारों ना सही, सैकड़ों ना सही, इस तरह की फ़ोटो ही आ जाते हैं कि 40 आदमी खड़े हैं, 30 आदमी खड़े हैं, 20, 25, 15 आदमी खड़े हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा जलसा क्यों मुलतवी किया गया या क्यों नहीं होने दिया गया। तो ऐसा ये सूरत हाल है। और मैं आपको बताऊं, आज को आपको मेरी ये बात कबल अज़ वक्त लगी होगी। जिस तरह के मैंने पिछले 2 साल में जो कई बातें ऐसी की, उनको मुझे टेलीफोन पर मेरे अहबाब ने बताया कि यार ये तुम्हारी बातें सही नहीं लगती, लेकिन वैसा हुआ। बल्कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जब मैंने व्लॉग शुरू किया था 3 साल पहले की बात है, गालबन 3 साल से कुछ ज़्यादा हुआ, तो मैंने आगाज़ ही किया था कि इमरान खान की हुकूमत 4 साल हो गए, इमरान खान की हुकूमत इसी साल ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने 6-7 दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ऐसी बात तुम ना करो, इससे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है। मैंने कहा था कि ऐसा होने वाला। अच्छा, और उनकी बात जुज़वी तौर पर इस हद तक दुरुस्त हुई कि उस साल हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, हुकूमत उससे अगले साल ख़त्म हुई, अगले साल के शुरू में वो ख़त्म हो गई और यानी 5-6 महीने का फ़र्क पड़ गया। लेकिन जो बुनियादी उसका जो सेंस था खबर का, वो ये था कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और उस वक्त पाकिस्तान में एक भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये बात मैंने जब कही थी तो मुझ पर लोगों ने एतराज़ किया था। तो वो टाइम शेड्यूल के अलावा वो बात दुरुस्त निकली और बहुत सारी बातें, बल्कि ज़्यादातर बातें ऐसी हैं जो सही निकलती हैं, लेकिन उनके टाइम शेड्यूल में फ़र्क आ जाता है। और ज़ाहिर है कि टाइम शेड्यूल जो होता है ये उनकी हिकमत अमली के मातहत होता है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है, आज आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन साल 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि पंजाब में पीटीआई सिमट रही है, सुकड़ रही है, इसका हल्का असर कम हो रहा है दिन ब दिन। इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ, इसके लिए अवामी जोश और इसकी वोट बैंक दोनों सुकड़ रहे हैं। अभी ये कई लोग बात नहीं मानेंगे, लेकिन इसके लिए 1 साल का इंतज़ार हम सबको करना पड़ेगा। नाज़रीन, नैब ऑर्डिनेंस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, मैं सिर्फ मुख्तसर एक ही फ़िक्र कहूँगा और वो ये है कि ये जो तोशाखाना 2 का केस जो है वो नैब के दायरे से निकल गया, क्योंकि जो तरामीम बहाल हुई हैं, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने पिछली मरतबा ये चैलेंज किया था जिनको, तो उसके तहत वो 50 करोड़ से कम वाले मामलात पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। तो तोशाखाना केस
2 जो है वो 50 करोड़ से कम का है। तो PTI वाले बड़े खुश हैं कि इस केस से जान छूटी। इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये केस जो है अब किसी दूसरे वफाकी इदारे के पास से भेजा जा रहा है, यानी जान छूटती हुई नज़र नहीं आ रही। वो नायलॉन के फंदे के बजाय सूद का फंदा अब तैयार किया जा रहा है, और वो जो है 190 मिलियन, उसका तो खैर इससे कोई असर पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी लंबी बहस है। ये भी मुगालता दे रहे हैं कि कैबिनेट के फैसले को चूँकि तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है और वो कैबिनेट का फ़ैसला था। अरे भाई, वो कैबिनेट का फ़ैसला नहीं था। कैबिनेट को तो पता ही नहीं था कि हम किस फैसले की मंजूरी दे रहे हैं। वो बंद लिफाफे में वो कागज़ था, कैबिनेट को पता ही नहीं था कि इसके अंदर है क्या। और फिर वो सारा मामला लेन देन का, और फिर वो ज़मीन पहले जुल्फ़ी बुखारी को अलाट की गई। जो कैसे कह सकता है कि वो रिफाई इदारे को, यानी वो लंबी बहस है, और उसमें एक भी दलील जो है वो इमरान खान के हक़ में नहीं जाती। नाज़रीन, अंसार बाशी साहब ने एक रिपोर्ट छापी है जंग में और दी न्यूज़ में सरकारी ज़राए के हवाले से। इसमें जो पहली बात की गई है वो ये है कि सरकारी ज़राए ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई और जनरल फैज़ हमीद केस के हवाले से फौजदारी शवाहिद जमा करने का दावा किया है। ताहाल इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फ़ौजी हुकाम के हवाले करने का फ़ैसला नहीं किया गया। ये बात ज़राए ने आज खुद नहीं बताई, ये एक सवाल किया गया होगा अब्बासी साहब की तरफ से ज़राए से। तो ज़राए ने यही जवाब देना था। ज़राए ये तो नहीं कह सकते थे कि हाँ हमने फ़ैसला कर लिया है। यानी क़ब्ल अज़ वक्त एक हंगामा, अखबारात में 8 कालमी सुर्खी और टीवी पर चीखते चिंगारते ब्रेकिंग न्यूज़ वाले स्टिकर, वो चीज़ें वो फ़ौज नहीं चाहती। खैर, ये असल बात नहीं है। असल बात ये है कि इसमें कितने लोग मुलव्वस थे, इदारों के पास वो मुकम्मल कहानी और सबूत आ गए हैं। इसमें ये लिखा है कि 34 अफराद, ये जो दहशतगर्दी हुई थी 9 मई को, इनमें 34 अफराद जो थे वो हिकमत अमली स्ट्रेटजी के मनसूबा बंद थे, मनसूबा साज थे, मास्टरमाइंड थे। यानी सारी स्ट्रेटजी उन्होंने तफसील उसकी जो तैयार की थी। वैसे तो ये सारा स्कीम जनरल फैज़ की थी, और जनरल फैज़ ने किया ये भी मैं बताता हूँ। तो रिपोर्ट में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक़ में बगावत को हवा देने की, बल्कि बगावत कराने की कोशिश की गई। अच्छा, फिर जो अफराद थे, इनमें से ये थे कि 52 अफराद ने मनसूबे की मज़ीद तफसीलात तैयार की और 185 अफराद ने इस पर अमल करवाया। यानी वो गैंग के, हर गैंग के लीडर थे जहाँ जहाँ हमले हुए। और जो बात इसमें नहीं है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनकी जो ओवरऑल कमांड थी वो थी मुराद सईद के पास। अच्छा, अब जनरल फैज़ का जो किरदार है, इसमें तो खैर इसमें लिखा है, अंसार बाशी साहब ने लिखा है कि 9 मई के हमलों में जनरल फैज़ के किरदार के हवाले से तहकीकात जारी हैं। जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान मुजरमाना ताल्लुक़ है, ये भी ज़राए ने कहा। और ताहम ज़राए ने अब तक ये तस्दीक नहीं की कि इस तरह का मुजरमाना ताल्लुक़ 9 मई के हमलों से जुड़ा है। ये जहाँ ये सवाल गोल किया गया है, कुछ सवाल इस अंदाज़ का होगा। तो इस सिलसिले में जो मेरे पास एक बात पहुँची, वो अबसार आलम साहब के एक TV प्रोग्राम में ये बात बताएगी। ख़ुद उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ ने 9 मई का सारा मास्टर प्लान जो था वो अपने हाथ से लिखा और इमरान खान को दिया, और उसकी रोशनी में फिर सारा कुछ हुआ। और जब घर पर छापा पड़ा तो ये प्लान निकल आया, और इस वक्त प्लान की कापी हुक्काम के पास है। तो इस पर कुछ नादान दोस्त ये सवाल करते हैं कि जनरल फैज़ इतना अहमक था कि उसने इतनी ख़तरनाक दस्तावेज़ अपने घर में रखी हुई थी। तो ये उनकी नादानी की मिसाल है, उनकी नादानी का सबूत है कि वो ऐसा समझते हैं। गिरफ़्तारी से एक दिन पहले जनरल फैज़ या मैं और आप कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि जनरल फैज़ के घर में छापा पड़ सकता है? वो छापा पड़ने के हवाले से पाकिस्तान के महफूज तरीन मुकामात में से एक मुकाम था, जहाँ किसी की जुर्रत नहीं हो सकती थी। और पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है। आप किसी एक कर्नल के घर की, रिटायर्ड कर्नल के घर की तलाशी नहीं ले सकते। किसी रिटायर्ड कर्नल के घर कोई क्रिमिनल छुपा हुआ हो या किसी और वजह से पुलिस को छापा मारने की ज़रूरत पड़ जाए तो IG लेवल तक इजलास होते हैं कि इसके घर छापा मारना है या क्या करना है। तो ये तो लेफ्टिनेंट जनरल था, और लेफ्टिनेंट जनरल भी पाकिस्तान के उन चंद लेफ्टिनेंट जनरल में से एक था ये जिनकी ताकत थी, और जो ISI का साबिक हेड भी था, और जिसका असर व रसूख अभी तक फ़ौज के और इदारों के अंदर किसी न किसी सतह पर
पहले से अगरचे बहुत कम लेकिन मौजूद है, तो इस पर तो छापा पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए उसने ये घर में रखा हुआ था। और एक और गधा साहब ने ये सवाल किया कि क्या जनरल फैज़ ने उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि ये मनसूबा 9 मई का होगा और 9 मई को ये सब कुछ होगा और इससे पहले इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। यानी उस अपनी दानिश में उसने कहा है कि ये तो वाक़यात का नतीजा था, ना कि प्लानिंग का। तो भाई आपके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान की गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो चुका था और इसकी इतला बहुत सारे सहाफ़ियों ने गोल मोल अंदाज में दे दी थी और मैंने भी अपने ब्लॉग में ये बता दिया था कि गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो चुका है, किसी दिन भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये बात इमरान खान को ख़ुद जनरल फैज़ ने बताई थी कि तुम्हें गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इसका सबूत अगर आप उसकी वो तकरीरें ढूंढ सके जो इसे गिरफ़्तारी से पहले की थी, इमरान खान ने कहा था, उसमें एक फ़िक्रा आपने नोट किया होगा, इसने कहा था कि मुझे अंदर से ख़बरें मिलती हैं, मुझे फ़ौज के अंदर से ख़बरें मिलती हैं और मुझे ख़बर मिली है कि मुझे गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये अंदर से ख़बरें जो मिलती थी, ये जनरल फैज़ था ना, या जनरल फैज़ का नेटवर्क था, और कौन था? इमरान खान ख़ुद कह रहा था कि मुझे अंदर से ख़बरें मिलती हैं और मुझे गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और जब गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो गया तो जनरल फैज़ ने, और ये फ़ैसला गिरफ़्तारी से महीना पहले हुआ था, महीना 1.5 महीना पहले हुआ था कि इसको गिरफ़्तार करना है, तो उसी वक्त जनरल फैज़ ने और इमरान खान ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्लानिंग में डेट नहीं थी क्योंकि ये उनको भी नहीं पता था कि गिरफ़्तार किस दिन किया जाना। ये 9 मई की प्लानिंग तो फिर बाद में इसका नाम बना ना। उस वक्त ये तय हुआ था कि जिस दिन गिरफ़्तार किया जाएगा उस दिन अवामी रद्द-ए-अमल की आड़ में हम ये काम करेंगे। और वो 9 मई को गिरफ़्तार कर लिया और 9 मई को उन्होंने उस पर अमल कर दिया। इसलिए ये 9 मई की प्लानिंग हो गई, वरना 9 मई की प्लानिंग में तारीख़ शामिल नहीं थी। ये तय था कि जिस दिन गिरफ़्तारी होगी उस दिन ये सारा काम होगा। तो बहरहाल इस सारी बारात का दूल्हा तो इमरान खान है। जो बारात जनरल फैज़ ने सजाई थी, ताल्लुक़ तो है और ताल्लुक़ के सबूत भी सैकड़ों हैं। तो इमरान खान के बारे में चाहे जितना मर्ज़ी आप कहें कि वो फ़ौजी अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला का इंतज़ार है, फ़लाँ रुकावट है, फ़लाँ रुकावट है, फ़लाँ रुकावट है, इसने जाना फ़ौजी ट्रायल के अंदर ही है और फ़ैसला वहीं से होना। तो नाज़रीन इजाज़त दिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।